ये स्टोरी है 75 इयर्स ओल्ड जिमी प्रिचर्ड की, जिनका बेटा FBI एजेंट है। जब रूम में आता है तो अपने फादर से कहता है कि इतनी ऊंची आवाज में आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाएं। तभी वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है। ड्यूवल के फादर उसको बताते हैं ये लड़की अक्सर उनके घर आती रहती है। इसके बाद हमें दो ट्विंस को दिखाया जाता है, एक बहन और एक भाई। इसमें जो भाई है वो अक्सर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है और इसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इंसानों पर होगा। वो ऐसा इसलिए करता है जो इसकी बहन जिसका नाम मैरी है उसको कैंसर है और उसको बचाने के लिए वो अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इस लड़के का नाम ऑटो है। इसके बाद हमें बूढ़े आदमी के घर में दिखाया जाता है। जिमी अपने घर में कोई चीज ढूंढ रहा होता है, तभी उसको ऐसा लगता है जैसा कि उसके घर में कोई एंटर हो गया है। जब वो अपने बेटे के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसको एक आदमी नजर आता है। वो आदमी वहाँ पर कोई चीज ढूंढ रहा होता है। जिमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों आदमी मिलकर जिमी को टॉर्चर करते हैं। इसके बाद ये दोनों आदमी जिमी को एक ब्रिज पर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि इसको ब्रिज से नीचे गिरा दो क्योंकि इसने हमें देख लिया है, और वो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो जिमी प्रिचर्ड को ब्रिज से नीचे गिरा देते हैं। अब जिमी प्रिचर्ड का मर्डर हो गया था, लेकिन उसको दोबारा लाइफ दी जाती है और उसको लाइफ देते हैं वही दो ट्विंस, ऑटो और मैरी। होता कुछ ऐसे है कि मैरी एक इंटरव्यू पर गई थी और ऑटो उसको जल्दी से रिस्टोर कर देता है लाइफ तक, यानी कि वो अपनी मशीन का फर्स्ट फेज साइकिल स्टार्ट करता है जिससे जिमी प्रिचर्ड लाइफ की तरफ दोबारा आ जाएगा। तभी वहाँ पर ऑटो की बहन मैरी आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, हम इतनी जल्दी इंसानों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ऑटो अपनी बहन मैरी को कहता है कि तुम परेशान मत हो, देखना ये हमारे लिए एक अच्छा ही साबित होगा, मैं तुम्हें ऐसे कैंसर से मरने नहीं दे सकता। इसके बाद ऑटो मशीन का लास्ट फेस ऑन करता है, जिसके बाद जिमी प्रिचर्ड लाइफ में वापस आ जाता है और इस बार वो एक यंग बॉडी के अंदर था। जब नेक्स्ट सीन में जिमी जागता है तो उसके सामने मैरी बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मैरी उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारा घर है। अब मैरी जिमी से बातों ही बातों में पूछना चाहती थी कि आखिर में तुमने क्या देखा था। वो पूछती है कि तुम्हें क्या याद आ रहा है। जिमी उसको बताता है कि मुझे एक ब्रिज याद आ रही है। वो उसको बताता है कि कुछ लोगों ने मुझे ब्रिज से धक्का दे दिया था। तभी उसको सब याद आ जाता है। वो उनको बताता है कि मेरे बेटे की लाइफ खतरे में है। तभी मैरी और ऑटो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो उस लड़की से भी मिलने जाता है जो उसके घर अक्सर आया करती थी जब वो बूढ़ा था, यानी कि पहली लाइफ में था। और जब वो उसका लैपटॉप यूज करता है तो उसके लैपटॉप में मैरी आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वापस आ जाओ। जिमी उसको कहता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ। मैरी उसको कहती है कि तुम वापस आ जाओ और इन सब में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और अब मैरी ऐसा ही करती है। जब वो वापस आ जाता है तो वो जिमी को एक बैंकरप्ट के बारे में इन्फो देती है। वो उसको बताती है कि तुम्हारे बेटे का ही पार्टनर बैंकरप्ट है, उसने तुम्हें भी मरवाया है और अब वो तुम्हारे बेटे को भी मरवा सकता है। ये सब सुनने के बाद जिमी जल्दी से अपने बेटे के पास जाता है और उसको वो फाइल दिखाता है, लेकिन जिमी का बेटा उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपने फादर को नहीं पहचान पाता क्योंकि वो इस वक्त एक यंग बॉडी में था। वो अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना बता दूं कि मैं तुम्हारे फादर के लिए काम किया करता था और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, मगर उसका बेटा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे फाइल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जिमी प्रिचर्ड का बेटा ये फाइल जाकर अपने चीफ को दिखाता है जो असल में उस बैंकरप्ट से मिला हुआ था, और वो अब उससे कह देता है कि इसके बेटे को मरवा दो। जिमी के बेटे को दो लोग आकर किडनैप कर लेते हैं जो उसको मरवाना चाहते थे। ये वही लोग थे जिन लोगों ने जिमी को भी मारा था। इससे पहले अब ये लोग जिमी के बेटे को भी मारते। जिमी अपने बेटे को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और जिमी अब अपने बेटे को बताता है कि इन लोगों ने ही तुम्हारे फादर को मारा था। वो अपने बेटे को बचा लेता है। तभी उसका बेटा उससे पूछता है कि आप कौन हो। वो कहता है कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब जिमी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी विजन काफी ज्यादा ब्लर हो रही थी और मैरी ने उसको बताया था कि इस टाइम तक तुम्हें वापस आना है क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जिमी की एनर्जी वीक हो रही थी। अब जिमी को ये भी पता चल गया था कि उसको क्यों जिंदा किया गया है, ताकि मैरी को कैंसर से बचाया जा सके। जिमी के रेड ब्लड सेल्स मैरी को रोजाना दिए जाते थे जिससे मैरी बच जाएगी। अब जिमी अपने बेटे से ये बात कहकर कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा वहाँ से चला जाता है और साथ ही अपने बेटे को भी बचा लेता है। लेकिन रास्ते में जिमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन तभी मैरी आकर उसको रेस्क्यू कर लेती है। अब जिमी वापस उस घर में चला जाता है जहाँ पर वो पहले था और साथ ही साथ वो मैरी को भी डेली अपना ब्लड
देता रहता है और इसी सब में जेल में से 2 आदमी भाग जाते हैं। अब जिमी मैरी से जाकर बात करता है और उसको कहता है कि मैं उन लोगों को वापस जेल में भेजूंगा। मैरी उसको कहती है कि तुम पुलिस के कामों में इंटरफेयर मत करो, मगर वो उसको कहता है कि ये मेरे सिटी की बात है और मैं इन सब में पीछे कैसे रह सकता हूँ। आखिरकार मैरी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, जबकि उसका भाई इन सब चीजों के लिए राजी नहीं था, यानी कि उसका भाई ऑटो, क्योंकि वो इन सब बातों को सीक्रेट रखना चाहता था। वो किसी भी तरह ये बात नहीं चाहता था कि जिमी पकड़ा जाए। वो अपनी बहन को भी बताता है कि अगर जिमी पकड़ा गया तो हमारा क्या होगा, मगर मैरी ये बात नहीं सुनती और ये दोनों अपने मिशन पर जारी रहते हैं। अब जिमी इन दोनों मर्डरर्स को ट्रैक डाउन कर लेता है मैरी की हेल्प से और साथ ही साथ अपने बेटे के पास भी जाता है। उसको बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली से हूँ और साथ ही साथ अपनी पोती से भी मिलता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस सीरीज के 3rd एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक FBI साइंटिस्ट जिमी के बेटे को बताती है उसका ट्रांसजेनिक मटेरियल मुझे काफी ज्यादा पजलिंग लग रहा है, मगर वो तुमसे मैच करता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिमी के बेटे को अब भी उस पर शक था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा भाई नहीं है। इसके अलावा एक कोल प्लांट पर एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें काफी ज्यादा लोगों को कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है, लेकिन इस सब के फुटेज मिसिंग थे जिसकी वजह से पुलिस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर जिमी को शक होता है कि इस कंपनी के CEO ने ही इस क्राइम के फुटेज को छुपाया है। जिमी इस बार फिर मैरी की हेल्प लेना चाहता था, लेकिन उसका भाई इन सब के लिए इनकार कर देता है। लेकिन मैरी कहती है कि मैं जिमी की हेल्प जरूर करूंगी, अगर मेरी वजह से दूसरे लोगों का फायदा हो जाए तो मैं इस काम को जरूर करूंगी। इसके बाद मैरी जिमी को लेकर उस CEO के पास जाती है और वो उसको कहती है कि ये आदमी तुम्हारी सेफ्टी के लिए है और इसको तुम ऐसा सेफ गार्ड भी रख सकते हो, और साथ ही साथ वो उसको एक लुकिंग ग्लास भी ऑफर करती है जिससे वो अपनी सिक्योरिटी को और भी अच्छा बना सकता था। मगर उस कंपनी का CEO इनकी बात नहीं मानता और इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसी दौरान जिमी का बेटा ऑटो से मिलने के लिए चला जाता है। वो जिमी के बारे में उसे कुछ सवालात करता है क्योंकि उसको अभी भी जिमी पर शक था। इनकी मशीन जिसका नाम ऑर्थर था वो जल्दी से मैरी ऑटो को इसके बारे में बता देती है। तभी जिमी जल्दी से जाकर अपने बेटे को बातों में लगा देता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें केस के अकॉर्डिंग और भी चीजों को बता सकता हूँ जो चीजें तुम्हारे काफी काम आएंगी। दूसरी तरफ CEO डेविस होम को ये बात पता चल जाती है कि उसका बेटा ही है जिसने काफी ज्यादा प्रोटेस्टर्स को कुल्हाड़ी से मारा था। दूसरी तरफ जिमी और उसका बेटा मैरी की हेल्प से अशर के पास्ट का पता लगा लेते हैं। अशर वही आदमी था जिसने उन प्रोटेस्टर्स को मारा था। इसके अलावा एक लड़की भी थी जो अशर के लिए काम किया करती थी। यहाँ पर जिमी उस लड़की का पीछा भी करता है और उसका वॉलेट चुरा लेता है। इस वॉलेट से उनको ये भी पता चलता है कि ये लोग टाउन को छोड़ रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे, मगर ये लोग इतनी आसानी से इनको भागने नहीं देंगे। जिमी इस लड़की का पीछा करता है जो कि डेविस के जेट के पास पहुँच जाती है और वहाँ से ये लोग भागना चाहते थे। जिमी उनको रोकने की कोशिश करता है और वहीं पर जिमी और अशर की काफी ज्यादा फाइट हो जाती है। तभी वहाँ पर जिमी का बेटा ड्यूवल भी पहुँच जाता है। वो लड़की जो अशर के लिए काम करती थी वो ड्यूवल पर फायर करती है, जिमी के बेटे पर, मगर जिमी फौरन अपने बेटे को बचा लेता है और कहता है कि इस लड़की को कार में लेकर जाओ मैरी गुडविन के पास। यहाँ पर वो किलर को भी पकड़ लेते हैं और जिमी अपने बेटे को सारी की सारी सच्चाई बता देता है। वो उसको बता देता है कि कैसे वो मरा था और किसने उसको मारा था और वो आज कैसे जिंदा है एक यंग बॉडी के अंदर। वो अपने बेटे से सॉरी करता है कि मैं एक अच्छा फादर नहीं बन सका और मैरी भी जिमी के बेटे को सब कुछ सच बता देती है। जिमी अब अपने बेटे को बचाने के लिए खुद गोली खा लेता है। इसके बाद जिम का बेटा जब इसको मैरी के पास लेकर जाता है तो मैरी भी जिम की सारी सच्चाई ड्यूवल को बता देती है, मगर उसके बेटे को इस बात का यकीन नहीं आता। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये नौजवान आदमी ही उसका बाप है जो कि मर चुका था। ड्यूवल घर भी जाता है तो वो काफी ज्यादा अपसेट होता है और जब उसकी बेटी भी अपने दादा के बारे में बातें कर रही होती है तो वो अपनी बेटी को भी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम ऐसी बातें मेरे सामने मत करो। ड्यूवल अपनी वाइफ को भी ये सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ जिमी इस को डिसाइड करता है कि अब मैं अपने बेटे की हेल्प उस केस में करूंगा जिस केस को वो हमेशा ओपन करना चाहता था, जिसके बारे में वो इन्फो लेना चाहता था, मगर जिम ने ही अपने बेटे को मना किया था कि ये केस तुम मत करो। जब वो बूढ़ा था ये केस एक लड़की का था जिसको बहुत ज्यादा ड्रग्स दी गई थी। इस लड़की का नाम कैरविन था और यहाँ पर इन्हीं 2 ट्विंस की मदद से यानी कि मैरी और ऑथो की हेल्प से जिम उस लड़की की नोटबुक को हासिल कर लेता है और साथ ही वो मशीन ऑर्थर जो ये सब कुछ बताती है मिरर में नजर आती है
वो इनको बताती है कि 3 लोग और भी हैं जिनको ओवरडोज किया गया था, और इनको ये भी बताया जाता है कि वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, इन सब लोगों को ये डोज वहाँ पर दी गई थी। इसके बाद ये लोग वहाँ की यूनिवर्सिटी की थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। असल में यही किलर थी और यही सबको डोज देती थी। इससे बात करने के बाद ये लोग वापिस आ जाते हैं और इसके बारे में काफी ज्यादा कंक्लूजन निकालने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर कौन है जो यंग लोगों को ड्रग्स देता है। तभी इनको पता चलता है कि एक और लड़की थी जिसको इस काम में लगाया गया था। अब इन लोगों को डॉक्टर कैनियन जो कि थेरेपिस्ट थी वो दोबारा नहीं मिल रही थी। ये लोग मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और इनको पता चलता है कि डॉक्टर कैनियन अपने ओल्ड मिडिल स्कूल में है। ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। ये लड़की अब एक और अपने नए मिशन पर थी और एक और नए यंगस्टर को अपना विक्टिम बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये दोनों आकर उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि जिम ही उसके फादर हैं। जिमी का बेटा उससे कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ और जब मेरी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तभी तुम मेरी बेटी के करीब आ सकते हो, जो जिम की ग्रैंड डॉटर थी। एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि मैरी एक इंटरव्यू दे रही होती है, तभी ये न्यूज लीक हो जाती है कि उसको ब्लड कैंसर है। जब वो वापस आ रही होती है तो रोड पर उसको कोई मारने की कोशिश करता है, यानी कि उसका एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की जाती है। मैरी इस बात को नहीं जानती थी कि कौन उसको मारने की कोशिश कर रहा है। मैरी की असिस्टेंट उसको बताती है कि एक इंसान है जिसने बेट किया था कि वो तुम्हें मार देगा। दूसरी तरफ जिम भी उस कार को ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा था जो कि मैरी को मारना चाहती थी। तभी उनको पता चलता है कि जो इंसान मैरी को मारना चाहता था उसके लेफ्ट आर्म पर कोबरा का टैटू बना हुआ है। यहाँ जिम का बेटा ड्यूवल इस केस को खुद ही सॉल्व करना चाहता है, लेकिन जिम भी इस केस में उसकी हेल्प करता है और वो मारा जाता है। वो मरने के करीब होता है और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में होता है। अब जिमी मरने से पहले अपने आप को पुरानी हालत में देखता है कि जब वो बूढ़ा आदमी था, और साथ ही साथ वो अपने बेटे को भी इस बारे में इन्फो दे देता है कि वो मरने वाला है। इसके लिए वो आर्थर की हेल्प लेता है। वहाँ ड्यूवल जो इस केस को डील कर रहा था उसको काफी ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जिनकी लेफ्ट आर्म पर कोबरा का टैटू बना हुआ है। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन था जिसने मैरी पर अटैक किया था। तभी उसको पता चलता है कि वहाँ का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने लुकिंग ग्लास के खिलाफ केस भी दायर किया हुआ था। दूसरी तरफ ऑटो को ये बात पता चलती है कि जिम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसने एक कोड गलत राइट कर दिया। असल में ये लोग जिमी को जगाने के लिए एक कोड राइट करते हैं। दरअसल इस बार एक कोड गलत राइट करने की वजह से जिमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी तरफ ड्यूवल एक प्लान बनाता है। वो उस इंसान को पकड़ना चाहता था जो मैरी को मारना चाहता है। अब वो उनको कहता है कि आप लोगों में एक लड़की दे दो, कैली, जो कि कोड को राइट करती है और उसके बदले में हम आपको मैरी देंगे। अब वो लोग तो मैरी को लेना चाहते थे। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये लोग मैरी को देने वाले थे। यहाँ पर ड्यूवल और जिम मैरी से कहते हैं कि तुमने कार से बाहर नहीं आना। जब मैरी कार से बाहर नहीं आती तो उस इंसान को ये बात पता चल जाती है कि ये लोग तो मेरे खिलाफ कोई गेम खेल रहे हैं। वो ड्यूवल पर फौरन अटैक कर देता है। वो उस पर फायर करता है, मगर उसके फादर उसको बचाने के लिए, यानी कि जिमी उसको बचाने के लिए आगे आ जाता है। मगर जिमी काफी ज्यादा वीक था और उसके लिए ड्यूवल को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब वो इंसान जिमी को मारने वाला था क्योंकि जिमी बहुत ज्यादा वीक था। तभी वहाँ पर ड्यूवल आ जाता है और उस इंसान को शूट कर देता है। और यहाँ पर ये बात ऑटो को भी पता चल जाती है कि जिम का जेनेटिक कोड काफी स्ट्रॉन्ग है और वो खुद ही से दोबारा से रीराइट हो जाता है, इवन मिस्टेक्स के बाद भी। और तो और उसका जेनेटिक कोड इतना अच्छा है कि उससे मैरी के ठीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिससे मैरी का कैंसर भी खत्म हो जाएगा। एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि ऑटो बहुत ज्यादा परेशान था। वो ये बात सोच रहा था कि जिमी और उसकी बहन मैरी में बहुत ज्यादा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इसीलिए अब ऑटो चाहता था कि वो डोनर को चेंज कर दे। वो सोचता है कि अब कोई और इंसान हो जो मेरी बहन को रेड ब्लड सेल्स दे। एपिसोड 7 में हमें प्रिचर्ड की डॉटर को एक ऐसे आदमी के साथ दिखाया जाता है जो उसके साथ हाई स्कूल से था। जिमी की डॉटर का उसके साथ काफी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन जिमी प्रिचर्ड को ये बात शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो उसके ख्याल से काफी ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान था और वो ऐसा नहीं था कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके। जिमी प्रिचर्ड की डॉटर जब उसको डेट करती है तो वहाँ पर ड्यूवल भी होता है। वो अपने फादर से कहता है कि आप यहाँ पर ऐसा
ऐसा कुछ मत करना जो उसको बुरा लगे। जिमी की डॉटर जिमी को अपने भाई के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है और वो खुद भी यही समझती है कि जिमी उसका भाई है। वो इस बात को नहीं जानती थी कि इस आदमी में उसके फादर की सोल है। जिमी अब ऑथर की हेल्प से इस बात का पता लगा लेता है कि ये आदमी जिसको इसकी डॉटर पसंद करती है उसको पीछे से कोई प्रिजनर प्रेशराइज कर रहा है और वो उसको प्रेशराइज प्रेजेंट से बाहर आने के लिए कर रहा है। पहले तो जिमी और ड्यूअल उसको गलत समझते हैं, लेकिन बाद में ये लोग इस बात को समझ आते हैं कि ये इंसान खुद भी हेल्प लेना चाहता है ताकि किसी तरह से वो प्रेशर से बाहर आ सके और फिर किसी तरह जिमी और ड्यूअल इसकी हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ हमें ऑटो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था जिमी और अपनी बहन मैरी के बॉन्ड के बढ़ने की वजह से, क्योंकि जिमी और मैरी की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई और मैरी के इतना करीब आए। इसी तरह उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं और उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है ऑटो और मैरी के दरमियान का। अब मैरी की असिस्टेंट ऑटो के लिए काम करती थी और वो मैरी के दिल में जिमी के बारे में बुरी बातें डालती रहती है। वो कहती है कि तुम्हें जिमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मैरी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा कम हो रहा था और ये सब कुछ जिमी प्रिचर्ड के ब्लड की वजह से था। एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है कि प्रिचर्ड का पास्ट वापस आ जाता है और वो ऐसे कि उसकी एक फ्रेंड होती है जिसने एक क्राइम को किया था, मगर जिमी प्रिचर्ड ने उसका वो क्राइम छुपा दिया था क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड पर काफी ज्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि उसने एक लड़की को मार दिया था और जिमी प्रिचर्ड ने उसका ये क्राइम देख लिया था, लेकिन वो उसका ये क्राइम छुपा देता है। लेकिन काफी टाइम के बाद उनकी सिटी में काफी ज्यादा लोगों को ओवरडोज देकर मारा जा रहा था। यहाँ पर जिमी प्रिचर्ड को शक हो जाता है कि उसकी फ्रेंड ने ही ये सब कुछ किया है। वो ऐसे कि एक लड़का उसके साथ कार्ड्स खेला करता था। एक दफा उसने उसको बताया था कि तुम्हारी फ्रेंड ही इन सब में इन्वॉल्व है। उसने अपना एक पूरा ग्रुप बना लिया है और वो यंग लोगों को ओवरडोज देकर मार रही है। अब जिमी प्रिचर्ड ये सारी बातें अपने बेटे को बताता है और वो उसको कहता है कि वो उसकी हेल्प लेना चाहता है। अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर जिमी प्रिचर्ड अपने बेटे से कहता है हम उसके पास जाएंगे ड्रग डीलर बनकर और इसी तरह हम उसको पकड़वा देंगे। और इसके बाद वो दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही साथ उन दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन रही थी। अब ड्यूअल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके फादर यानी कि जिमी उसको छोड़कर जाएं। दूसरी तरफ जिमी की ग्रैंड डॉटर भी एक लड़के को डेट करना स्टार्ट कर देती है। जब जिमी को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जिमी प्रिचर्ड उस लड़के को काफी ज्यादा मारता है। जिमी की ग्रैंड डॉटर का नाम ग्रेसी था। जिमी उस लड़के को कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें ग्रेसी के साथ ना देखूं। वहाँ दूसरी तरफ ऑटो जो बहुत ज्यादा परेशान था मैरी और जिमी की बॉन्डिंग की वजह से, ऑटो अब एक नया डोनर लेना चाहता था और उसको नया डोनर बनाने के लिए ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसमें जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल वैसी हो जो कि जिमी प्रिचर्ड के अंदर थी। असल में ऐसी जेनेटिक वेरिएशन ग्रेसी के अंदर थी, यानी कि जिमी की ग्रैंड डॉटर में। इसीलिए ऑटो ने ही उस इंसान को भेजा था जिसको ग्रेसी डेट कर रही थी। एपिसोड 9 में हमें जिमी प्रिचर्ड और उसके बेटे ड्यूअल को दिखाया जाता है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक सीरियल किलर को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे असिस्टेंट कुछ गलत काम कर रही है कि वो एक इंसान कॉर्नर के साथ मिली हुई है और साथ ही ऑटो भी इनके साथ मिला हुआ है। ये लोग लुकिंग ग्लास पर फुल कंट्रोल लेना चाहते थे मैरी को बिना बताए हुए। ऑटो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो मैरी के लिए एक नया डोनर ढूंढ सके, क्योंकि उसको जिमी प्रिचर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब वो ऐसा चाहता था कि जिमी प्रिचर्ड वापस चला जाए। दूसरी तरफ हमें ये भी बताया जाता है कि मैरी का कैंसर बिल्कुल क्योर हो चुका है और वो अब सबको बताना चाहती है कि कैसे इस चीज को इंसानों की भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए वो एक कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करती है और साथ ही साथ उसको अपनी असिस्टेंट पर भी शक हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गलत कर रही है। वहाँ दूसरी तरफ प्रिचर्ड जो ये जानता था कि अब इसका काम मुकम्मल हो चुका है और अब इसको वापस भेज दिया जाएगा और अब वो मैरी से बहुत दूर रह रहा था। ये बात जब मैरी प्रिचर्ड से पूछती है कि अब तो मुझे अपने कामों में मिलाते नहीं हो और ना ही मुझसे हेल्प लेते हो, वो कहता है कि अब तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं। जो तुम्हें काम चाहिए था वो तो मुझसे हो गया है, लेकिन मैरी उसको कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अब ये बात उन दोनों की ऑटो सुन लेता है। दूसरी तरफ जिमी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ घर जा रहा होता है। वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब उसकी ग्रैंड डॉटर को भी ये बात पता चल जाती है कि जिमी और मैरी काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो दोनों मिलकर काम करते हैं।
क्योंकि मैरी गुडविन उनकी सिटी में काफी ज्यादा फेमस थी। इसके बाद एपिसोड 10 में हमें प्रिचर्ड और ड्यूअल को दिखाया जाता है जो कि एल्बर्ट लेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। ये वो इंसान था जिसने काफी ज्यादा मर्डर किए हैं। अब प्रिचर्ड मैरी से कहता है कि ऑटो एल्बर्ट लेन के बारे में काफी ज्यादा बातें जानता है, लेकिन वो हमसे छुपा रहा है और उसको ये भी शक था कि ये सब लोग मिलकर कुछ अलग कर रहे हैं। उसको ये शक हो गया था कि ऑटो लुकिंग क्लास पर फुल कंट्रोल लेना चाहता है और ये करने के लिए उसने मैरी के असिस्टेंट को भी अपने साथ मिला लिया है। यहाँ मैरी अपने भाई से सारी बातें पूछती है, लेकिन ऑटो उसको कुछ भी नहीं बताता। तभी मैरी उसको एक रूम में लॉक कर वहाँ से चली जाती है, मगर ऑटो जो कि अब काफी ज्यादा चीजों में कामयाब हो गया था, वो उस रूम से बाहर भाग जाता है अपनी असिस्टेंट की हेल्प से, और साथ ही साथ असिस्टेंट भी वहाँ से काफी टाइम के बाद भाग जाती है। और जब इनको पता चलता है कि ऑटो यहाँ से भाग गया है, यानी कि मैरी और प्रिचर्ड को, तब मैरी जिमी प्रिचर्ड से प्रॉमिस करती है कि वो ऑटो को ढूंढ लेगी। अगर ऑटो वहाँ से चला गया था तो मीन्स आर्थर भी वहाँ से चला गया था, क्योंकि आर्थर वहाँ की मेन मशीन थी। ऑटो आर्थर के साथ चला गया है, तो इसका मतलब ये था कि अब जिमी प्रिचर्ड को एनर्जी कौन देगा, और अगर ऑटो को ये लोग ना ढूंढ पाए तो प्रिचर्ड बहुत जल्दी मर जाएगा। दूसरी तरफ जब जिमी प्रिचर्ड घर जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ से उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि ग्रेसी गायब है। ऑटो जाने से पहले पूरे सिस्टम को शट डाउन कर गया था और मैरी ने बहुत ही मुश्किल से प्रिचर्ड को बचाया था। सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स हो गई थी और इन दोनों बहन भाइयों में काफी ज्यादा दरारें आ गई थी। ऑटो को अब ये लगता था कि उसकी बहन मैरी उससे प्यार नहीं करती। ऑटो अब कॉर्नर के पास जाता है। कॉर्नर उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम नया डोनर तैयार करेंगे। वो पूरी कोशिश करता है कि ऑटो पूरी तरह से अपनी बहन के खिलाफ हो जाए और नया डोनर बनाने के लिए उन लोगों ने इस्तेमाल करना था ग्रेसी के जेनेटिक कोड का। यहाँ पर ग्रेसी उस आदमी के साथ भाग जाती है जिसे पीछे से ऑटो ने ही अपॉइंट किया था। सीजन के लास्ट एपिसोड में जब जिमी प्रिचर्ड और ड्यूअल को ये बात पता चलती है कि ग्रेसी घर में नहीं है तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर ड्यूअल यानी कि ग्रेसी के फादर को इस बात का शक हो गया था कि उसकी बेटी की लाइफ खतरे में है और यहाँ पर दो लोग ड्यूअल को लेकर चले जाते हैं। उन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया था ताकि वो किसी तरह से भी अपनी बेटी को ना बचा सके। ड्यूअल जब कार में था तो वो उन लोगों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी की जान खतरे में है, पर वो लोग उसकी बात सुनने वाले नहीं थे। तभी वहाँ पर जिमी प्रिचर्ड आ जाता है और वो कार के ऊपर जंप करता है। अब जिमी प्रिचर्ड अपने बेटे को बचा लेता है और ड्यूअल अपने फादर को थैंक्स कहता है। जिमी प्रिचर्ड उसको कहता है कि कोई बात नहीं, ग्रेसी मेरी भी ग्रैंड डॉटर है। वहाँ मैरी की असिस्टेंट जो कि गायब हो चुकी थी अब वो वापस आ गई थी। वो मैरी को कहती है कि मैं सारी बातें जानती हूँ और वो ये भी बताती है कि वो जानती है कि ग्रेसी कहाँ पर है। वो उसको बताती है कि ग्रेसी इस वक्त ऑटो और कॉर्नर के पास है। ये लोग ग्रेसी को मारना चाहते हैं और उसको डिफरेंट इंजेक्शंस लगा रहे हैं और साथ ही उसका जेनेटिक कोड यूज करेंगे एक नया डोनर बनाने के लिए, यानी कि उसकी लाइफ अब इस वक्त खतरे में है क्योंकि अब उसकी असिस्टेंट वापस आ गई थी और उसको भी काफी पछतावा था। तो यहाँ पर मैरी उस असिस्टेंट को वापस ऑटो और कॉर्नर के पास भेजती है। तो ऑटो उस कंप्यूटर मशीन से असिस्टेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और एक आदमी को इसकी निगरानी पर खड़ा कर देते हैं कि इसको यहाँ से हिलने मत देना और अगर ये यहाँ से कहीं जाए तो इसको मार देना। दूसरी तरफ जिमी प्रिचर्ड और ड्यूअल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ऑटो और कॉर्नर को इस बात की खबर हो गई थी। वो ग्रेसी को लेकर जल्दी से दूसरे रूम में चले जाते हैं ताकि वो लोग उस पर टेस्ट कर सकें। यहाँ पर ड्यूअल और प्रिचर्ड उस रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर ग्रेसी को रखा गया था, तो वहाँ पर ग्रेसी नहीं थी। अब ड्यूअल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ग्रेसी कहाँ पर है। वहाँ पर वो लोग उन इंजेक्शंस को भी देखते हैं जो कि ग्रेसी को लगाए गए थे। अब ये लोग उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ मैरी जो सिस्टम के शटडाउन होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि जिमी प्रिचर्ड की लाइफ भी अब खतरे में थी। अब वो भी एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ वो एक नए कोड को भी अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब उसको अकेले काम करना था क्योंकि ऑटो तो उसके खिलाफ था। यहाँ पर जिमी प्रिचर्ड और ड्यूअल ग्रेसी को ढूंढ रहे थे। तभी वो लोग ऑटो को भी ढूंढ लेते हैं और वो वहाँ पर ऑटो को पकड़ लेते हैं और कॉर्नर को कहते हैं कि जल्दी से ग्रेसी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम ऑटो को मार देंगे।
जो कॉर्नर जो दूसरे कंप्यूटर से ये सब देख रहा था वो उनको कहता है कि तुम ऑटो को कुछ मत करना, हम ग्रेसी को तुम्हें दे देंगे। अब ये लोग ग्रेसी को सामने लेकर आते हैं और दूसरी तरफ वो लोग ऑटो को भी सामने लेकर आते हैं, मगर ग्रेसी रियल नहीं थी, मगर ऑटो तो रियल था। अब इन लोगों को ये बात पता चल जाती है और इन लोगों के दरमियान फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। असिस्टेंट इन सब के दरमियान इनकी काफी ज्यादा हेल्प करती है, यानी कि ग्रेसी को छुड़वाने में। अब इस फाइट के दौरान एंड में ऑटो और कॉर्नर की डेथ हो जाती है, यानी कि जो इंसान गलत था उसको गलत ही मिला। अब जिमी प्रिचर्ड और डीवल को भी ग्रेसी मिल जाती है, मगर अभी तक उसको ये बात नहीं बताई गई थी कि जिमी प्रिचर्ड ही उसके ग्रैंडपा हैं। यहाँ पर प्रिचर्ड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी और मशीन भी शट डाउन हो चुकी थी, यानी कि उसके जिंदा रहने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे। ड्यूवल चाहता था कि उसके फादर जिंदा रहें, मगर प्रिचर्ड अपने बेटे से कहता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है और मैं ये बात नहीं चाहता कि मुझे मरते हुए तुम देखो। असिस्टेंट प्रिचर्ड को मैरी के पास लेकर जाती है। मैरी प्रिचर्ड को हौसला देती है। प्रिचर्ड मैरी से कहता है कि मैं और ऑटो दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें खुद से अब खुद का ख्याल रखना होगा। और दूसरी तरफ वो असिस्टेंट जो मशीन के पास जाती है वो जाकर देखती है कि कोड अनलॉक। वो मैरी से आकर कहती है कि कोड अनलॉक्ड हो चुका है, यानी कि अब प्रिचर्ड बच सकता है। अब जल्दी से ये लोग प्रिचर्ड को टैंक में डालते हैं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके और वो बच भी जाता है। और दूसरी तरफ डीवल को भी ये मैसेज रिसीव हो जाता है कि तुम्हारे फादर बच गए हैं, कि अब वो जिंदा है, कोड अनलॉक्ड हो चुका था। अब मैरी जिमी प्रिचर्ड को एक लेटर लिखकर चली जाती है। वो उसमें लिखती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें प्यार करने से पहले मुझे अपने बारे में जानना होगा और उसके लिए मैं काफी देर तुमसे दूर रहूंगी, मगर वापस जरूर आऊंगी। अब इस सीरीज के एंड में मैरी को एक मैसेज मिलता है। उसको लगता है कि ये मैसेज ऑर्थर की तरफ से है। वो मैसेज ऑर्थर की तरफ से नहीं बल्कि ऑटो की तरफ से था। अब ऑटो उसको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है और लोगों को जिंदा किया है, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट हमने फिश पर भी किया था, और हमें इस बात का पता चला था कि जो चीजें हमने जिंदा की थी विद टाइम उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और मुझे लगता है कि जिमी प्रिचर्ड का भी बिहेवियर विद टाइम चेंज हो जाएगा और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। और इसके साथ ही ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।